56th question. 0.1 ampere current is passed for 10 seconds through copper and silver voltmeters. The metal that is deposited more is. तो देखिए आप ऐसा क्वेश्चन पहले भी ऑलमोस्ट इसी टाइप का हमने किया है. इसमें आपको ये देखना है कि Ag पॉजिटिव की डेपोजिशन कैसे होनी है, इस तरह से. और कॉपर टू पॉजिटिव के लिए कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए अगर 1 मोल कॉपर डिपॉजिट करवाना है? 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, जहां चेंज कर दिया थोड़ा सा कि 0.1 एम्पियर करंट जो है वो पास हो रहा है 10 सेकंड्स के लिए, दोनों में से सेम इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, कॉपर में से भी और सिल्वर वोल्टमीटर से भी. तो मेटल दैट इज डिपॉजिटेड मोर इज. तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करें तो 1 मोल सिल्वर बन रहा है. 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करें कॉपर वाली सॉल्यूशन से तो हाफ मोल कॉपर बनेगा. तो कौन से किसकी डेपोजिशन ज़्यादा हो रही है? सिल्वर के केस में डेपोजिशन ज़्यादा होगी. सो 56th का बी इज द करेक्ट ऑप्शन, Ag. नेक्स्ट इज 57th क्वेश्चन. एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज. तो इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कंडक्ट करेगा बिकॉज इट आयनाइजेज, इट डिसोसिएट्स इनटू आयंस. एंड मूवमेंट ऑफ आयंस जो है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी. सो इस केस में आंसर हैज़ टू बी बी कि एक्वस सोल्यूशन HCl की इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट कर रही है? बिकॉज इट डिसोसिएट्स. नेक्स्ट इज 58th क्वेश्चन. A current of 2 ampere passing for 5 hours through a molten tin salt deposits 22 gram of tin. The oxidation state of tin in the salt is, atomic weight is also given, that is 118.7. So ये लगेगा Faraday's first law of electrolysis. इस केस में W is equal to ZIT. तो 58th क्वेश्चन देखिए. A current of 2 amperes passing for 5 hours through a molten tin salt salt deposits 22.2 grams of tin. तो W is equal to ZIT और W is equal to E by F into I into T. और we can say that W जो है उसकी वैल्यू डाल दें आप W की. W कितना बोला हुआ इसने? 22.2 ग्राम्स. E की वैल्यू क्या होगी? एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी. वैलेंसी हमें निकालनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी है, या उसको कह सकते हैं वैलेंसी हमने निकालनी है. तो एटॉमिक वेट कितना गिवन है इसका टिन का? 118.7 अपॉन वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट, लेट इट बी x. जो निकालना है लेट इट बी x. और साथ में नीचे क्या है? F, दैट इज 96,500 कूलम्स. I कितना गिवन है? 2 एम्पियर्स. टाइम सेकेंड्स में होना चाहिए, तो दैट इज 5 आवर्स इंटू 60 मिनट्स में हो गया, इंटू 60 सेकेंड्स में हो गया. सो ये जो इक्वेशन आ रही है यहाँ से x निकल सकता है, वैलेंसी निकल सकती है, ऑक्सीडेशन स्टेट वी कैन कैलकुलेट. सो x ऊपर लेके जाएंगे और 22 नीचे ले आए, देन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू फॉर x, एंड इफ वी कैलकुलेट इट, इट विल बी इक्वल टू 2. x विल बी इक्वल टू 2. तो देखिए इस क्वेश्चन में फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस यूज हुआ है कि W इज इक्वल टू ZIT. W जितना अमाउंट सब्सटेंस का डिपॉजिट हो रहा है दैट इज इक्वल टू E, Z होता है E बाय F. E इज इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय F फेराडे कांस्टेंट. I करंट इन एम्पियर्स, टाइम T जो है दैट इज टाइम इन सेकंड्स. सो W गिवन है 22.2 ग्राम्स. E जो होता है दैट इज इक्वल टू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय ऑक्सीडेशन स्टेट. टिन का एटॉमिक मास 118.7 गिवन है, डिवाइडेड बाय x इंटू I 2 एम्पियर्स गिवन है, टाइम 5 आवर्स गिवन है. तो 5 इंटू 60 सेकेंड्स में कर लिया इसको, डिवाइडेड बाय फेराडे कांस्टेंट दैट इज 96,500 कूलम्स, एंड दिस विल बी इक्वल टू, x विल बी इक्वल टू 2. सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ 58th क्वेश्चन इज +2, C ऑप्शन +2. नेक्स्ट इज 59th क्वेश्चन. The time in hours required for a current of 3 ampere to decompose electrolytically 18 gram of H2O is.
अब देखिए जो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, सेम फॉर्मूला फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इसमें भी यूज होगा। लेकिन ये होता है अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड। तो H2O में से जो डेपोजिशन होनी है, या तो हाइड्रोक्सिल आयन के कॉरस्पॉन्डिंग ले सकते हो, H पॉजिटिव के लिए ले सकते हो उसको। डेपोजिशन या तो OH नेगेटिव की होगी या H पॉजिटिव की होगी। H2O तो पूरा का पूरा वहां पे जाके डिकम्पोज नहीं, पूरा का पूरा डिपॉजिट नहीं होगा ना। तो W तो होता है अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस गेटिंग डिपॉजिटेड एट ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड। तो इसको हम ऐसे ले लेते हैं कि H2O के केस में O2 नेगेटिव को कंसिडर कर लेते हैं, जो एनाइन है, जो एनोड की तरफ जाना है, ऐसे इसको कंसिडर कर लेते हैं। H2O अगर 18 ग्राम है तो O का कितना मास होना चाहिए? 16 ग्राम्स। इट विल बी 16 ग्राम्स। तो इसके रिस्पेक्टिवली या H पॉजिटिव के रिस्पेक्टिवली आपने W लेना है। पूरा का पूरा H2O वहां पे जाके नहीं लगेगा, जाके किसी भी इलेक्ट्रोड पे, वहां पे जाके जो रिएक्शन है, ये वाला जो इक्वेशन है W इज इक्वल टू ZIT। W क्या होता है? अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस जो डिपॉजिट हो रहा है या डिकम्पोज हो रहा है। तो W मैं इसमें O2 नेगेटिव के रिस्पेक्टिवली ले रहा हूं, दैट इज 16 ग्राम्स। तो W विल बी 16। Z होता है E/F। E यहां पे होगा एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। एटॉमिक कितना आ गया इसका O2 नेगेटिव के लिए? 16 अपॉन वैलेंसी इज 2। फैराडे कांस्टेंट इज 96,500 कूलम्स। टाइम पूछा है, आवर्स में पूछा है, पहले टाइम निकलेगा सेकंड्स में। I की वैल्यू डाल दीजिए। I है 3 एम्पियर्स। T निकालना है आपने यहां से, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 into 96,500 coulombs divided by 3, and this is equal to 64333.33 seconds। ये आएगा आपका सेकंड्स में, और इसको आप आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, और आवर्स में अगर कन्वर्ट करेंगे तो आंसर विल बी 17.87 आवर्स। इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 18 आवर्स। तो देखिए इसमें मैंने जो W लिया, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस गेटिंग डिपॉजिटेड एट ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, वो मैंने O2 नेगेटिव को कंसिडर किया, पूरे H2O को नहीं कंसिडर करूंगा। H2O वहां पे जाके एक किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे आके जाके H2O पूरा का पूरा नहीं लगेगा। तो मैंने लिया O2 नेगेटिव को, दैट इज 16 ग्राम्स। अगर 18 ग्राम है H2O तो दिस इज 16 ग्राम्स ऑक्सीजन। तो W इज 16, E/F इंटू I इंटू T। E जो है दैट इज एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी, 16 डिवाइडेड बाय 2। I इज 3 एम्पियर्स। टाइम निकालना है, सेकंड्स में आएगा, डिवाइडेड बाय फैराडे कांस्टेंट 96,500 कूलम्स। दिस विल बी टाइम, एंड दैट इज 64,333.33 सेकेंड्स। इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, एंड आंसर इन आवर्स विल बी 17.87 और अप्रॉक्सीमेटली 18 आवर्स। सो 59th का B, 18 आवर्स इज द करेक्ट ऑप्शन। Next is 60th question. Which of the following is not the reaction taking place at cathode? हाँ जी, तो कैथोड पे आपको ये बताया गया है, एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन अकर्स, एंड कैथोड पे इट इज ऑलवेज रिडक्शन दैट टेक्स प्लेस। तो हमें चाहिए कि कैथोड पे कौन से रिएक्शंस होंगे? जो रिडक्शन वाले रिएक्शन, जहां पे रिडक्शन हो रही है वो कैथोड पे होंगे, जहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है वो एनोड पे होंगे। ऑक्सीडेशन क्या होती है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन क्या होती है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट रिएक्शन देखिए, ए ऑप्शन देखिए, Cl नेगेटिव बन रहा है Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, तो दिस इज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या ऑक्सीडेशन कैथोड पे हो सकती है? नहीं, ऑक्सीडेशन तो एनोड पे होनी चाहिए। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज उसने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिएक्शन, नॉट पूछा उसने, नॉट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट कैथोड। सो 60th का A, Cl नेगेटिव गिविंग यू Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो 60th का A। नेक्स्ट इज 61st क्वेश्चन। The electrode potential of hydrogen electrode in neutral solution and 298 Kelvin.
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा गया है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का न्यूट्रल सोल्यूशन में। न्यूट्रल सोल्यूशन में H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितनी होती है ये आपको लगाना पड़ेगा। न्यूट्रल सोल्यूशन में H पॉजिटिव कंसंट्रेशन होती है 10⁻⁻7 मोलर। सो पहले इक्वेशन लिखे हम कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो तो कैसे लिखोगे आप इक्वेशन? दिस विल बी ई इलेक्ट्रोड विल बी इक्वल टू ई नॉट इलेक्ट्रोड माइनस 298 केल्विन में बात है 0.0591 अपॉन n इज 1 log ऑफ 1 बाय H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। अब बात हो रही है न्यूट्रल सॉल्यूशन की। H पॉजिटिव विल बी 10⁻⁻7 और ई नॉट इसके लिए क्या होना चाहिए 0। सो ई इलेक्ट्रोड हमें निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन 1 log ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻7 न्यूट्रल है क्योंकि। दिस विल बी इक्वल टू माइनस 0.0591 दिस विल बी log ऑफ 1 और 10⁻⁻7 दिस विल बी ऊपर जाएगा तो 10⁻7 हो जाएगा और log ऑफ 10⁻7 क्या होता है 7 log ऑफ 10। सो दिस विल बी इंटू 7। इसको मल्टीप्लाई करें तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 0.41 वोल्ट्स विल बी दी आंसर। माइनस 0.41 वोल्ट्स विल बी दी करेक्ट ऑप्शन एंड दैट इज ए ऑप्शन। तो एक बार फिर से देखिए 61st क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इन न्यूट्रल सोल्यूशन एंड एट 298 केल्विन ऑल्सो। तो ई इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू ई नॉट इलेक्ट्रोड माइनस 0.0591 अपॉन एन, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है 1 है यहाँ पे, लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, H2 को यूनिटी लेंगे अपॉन H पॉजिटिव कंसंट्रेशन और न्यूट्रल सोल्यूशन है इसलिए H पॉजिटिव विल बी 10⁻⁻7। इसको ऊपर लेके जाएंगे 10⁻7 और log ऑफ 10⁻7 विल बी 7 log ऑफ 10 दैट इज 7 log ऑफ 10 क्या होता है 1। तो 7 आ जाएगी वैल्यू, 7 इंटू दिस इज 0.41 सो माइनस 0.41 वोल्ट्स दैट इज 61st का A is the correct option. Next is 62nd question. Passing a current through molten aluminum chloride for some time produced 11.2 liters of Cl2 at NTP at anode. The quantity of aluminum deposited at cathode is. अब देखिए पहले हम ये निकालेंगे कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई गई होगी सो दैट 11.2 लीटर्स ऑफ Cl2 NTP पे प्रोड्यूस हुई। 11.2 लीटर्स ऑफ Cl2 एट NTP का मतलब क्या हो गया, हाफ मोल Cl2, क्योंकि 1 मोल Cl2 विल बी इक्वल टू 22.4 लीटर्स, हाफ मोल Cl2 विल बी इक्वल टू 11.2 लीटर्स। तो पहले इक्वेशन लिखते हैं हम 62nd क्वेश्चन की Cl2 कैसे बनेगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन Cl2 बन रही है, देखिए तो हाफ मोल ऑफ Cl2 बन रही है, एनटीपी पे कितनी बनेगी 11.2 लीटर Cl2 बन रही है। अगर आप 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास करवाएं सॉल्यूशन में से, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हो गया 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करवाई जाए देन वी ऑब्टेन 11.2 लीटर्स ऑफ Cl2। और बात 11.2 लीटर्स की हो रही है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने निकाल लिया कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी पड़ी होगी अगर 11.2 लीटर Cl2 प्रोड्यूस करवानी है। तो ये निकल गया आपके पास 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई गई है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई गई है। तो अब आ जाते हैं एल्यूमिनियम पे। आपको ये पता है कि 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करवाई जाए तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड। 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 फैराडे पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 2 फैराडे पे 2 ग्राम इक्विवेलेंट, 3 पे 3, ऐसे करके चलता है ये। तो 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई है तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम विल बी प्रोड्यूस्ड। और 1 ग्राम इक्विवेलेंट एल्यूमिनियम का मीनिंग क्या हुआ, ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं वेट अपॉन, जितना वेट है अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स जो है 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, देखिए ग्राम इक्विवेलेंट समझ लीजिए पहले,
जो ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं दे आर इक्वल टू, जैसे मोल्स कैसे निकलते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकलते हैं वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास। और 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा, कब होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट, अगर इसको 1 ले लें तो दिस विल बी W बाई ई और दिस विल बी W इज इक्वल टू ई इंटू 1। ग्राम इक्विवेलेंट्स 1 के बराबर कब होंगे, जब W इज इक्वल टू ई, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट हो रहा है दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास, तब 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट की बात हो रही है, एंड 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम विल बी इक्वल टू इट्स इक्विवेलेंट मास। ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं W बाई ई, ये 1 के बराबर कब होगा, जब 1 इज इक्वल टू W बाई ई और W इज इक्वल टू ई, दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट, तब 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। तो इसमें देखिए 1 फैराडे is equal to 1 gram equivalent of aluminium, and 1 gram equivalent of aluminium is equal to its equivalent mass, and equivalent mass of aluminium will be atomic mass 27 divided by valency, that is 3, so this will be equal to 9 grams। एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन, ये वैसे इसका 62nd का सी ऑप्शन आ रहा है 9 ग्राम्स। एक बार फिर से इसको देखते हैं। पासिंग ए करंट थ्रू मोल्टन एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर सम टाइम प्रोड्यूस्ड 11.2 liters of Cl2 at NTP. The quantity of aluminium deposited at cathode is, तो फर्स्ट एम आपका ये होना चाहिए कि हाफ मोल Cl2 बनाने के लिए कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई गई होगी, और Cl2 कैसे बनती है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बनेगी, क्योंकि मोल्टन एल्यूमिनियम क्लोराइड है उसमें Al3 पॉजिटिव होंगे और Cl नेगेटिव एनायंस होंगे। Cl नेगेटिव जो है एनोड पे जाके ऐसे करके डिस्चार्ज हो जाएंगे। एक Cl नेगेटिव की बात करें तो हाफ Cl2 एंड 1 इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हाफ Cl2 का मतलब हो गया एनटीपी कंडीशन में हाफ मोल कितने के बराबर हो जाएगा 11.2 लीटर्स, बिकॉज एक मोल कितने के बराबर होता है 22.4 लीटर्स। दैट मीन्स अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आ गया जितना चाहिए था, 11.2 लीटर्स की ही बात हो रही है Cl2 की। तो 11.2 लीटर्स Cl2 कितने इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे बन रही है, 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे बन रही है। और अब बात कर रहे हैं एल्यूमिनियम कितना डिपॉजिट हुआ होगा, जितने देर में 11.2 लीटर Cl2 बनी है उतनी ही देर में कहता जितना सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने पे एल्यूमिनियम कितना बना होगा। तो 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने पे कितने ग्राम इक्विवेलेंट एल्यूमिनियम के बने होंगे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम, एंड 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू इट्स इक्विवेलेंट मास। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम, and equivalent mass of aluminium is equal to atomic mass divided by valency। और एल्यूमिनियम क्लोराइड में AlCl3 में एल्यूमिनियम की क्या वैलेंसी रही होगी 3 पॉजिटिव 3, so that will be atomic mass divided by 3, 27 divided by 3, that is equal to 9 grams is the answer। so 62nd का C 9 grams is the correct option। next is 63rd question। 96,500 coulombs of electricity will liberate dash liters of H2 at NTP। पहले इक्वेशन लिखनी है ऐसे क्वेश्चंस में कि हाइड्रोजन कैसे बनेगी, कहाँ से बनेगी, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने पड़ेंगे, तो वो पूरी इक्वेशन लिखनी होती है। सबसे पहला एम तो यही होता है इन क्वेश्चंस में। 63rd देखिए, जैसे हाइड्रोजन कैसे बनेगी, H पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू हाफ H2। अब 96,500 कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितने फैराडे के बराबर होती है, 1 फैराडे के बराबर होती है। ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं, 1 फैराडे के बराबर होते हैं। और इसी की बात हो रही है, ये कहता 1 फैराडे या 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करवाई जाए तो कितने हाइड्रोजन बननी चाहिए, कितने लीटर्स हाइड्रोजन बननी चाहिए। पहली बात कितने मोल्स बनी, हाफ मोल, और हाफ मोल का मतलब क्या हुआ, हाफ इंटू 22.4 लीटर्स दैट इज इक्वल टू 11.2 लीटर्स। तो 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करवाई जाए तो 11.2 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन विल बी लिबरेटेड। एक बार फिर से देखिए ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले तो ये लिखिए हाइड्रोजन बनेगी कैसे, H पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू हाफ H2।
अब देखिए इसमें कहा इसने 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करवाई जाए, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फेरेडे होता है, 1 फेरेडे, और दैट इज इक्वल टू 96,500 कूलम्स ओनली। दैट मींस इसी इक्वेशन की बात हो रही है कि 1 फेरेडे इलेक्ट्रिसिटी या 96,500 कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब पास करवाई जा रही है, तो आप ये पहले देखिए कितने मोल हाइड्रोजन के बन रहे हैं, हाफ मोल। और 1 मोल हाइड्रोजन जो होगा, एवोगैड्रो लॉ कहता है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी कंडीशंस इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स। तो अगर इसका 1 मोल लिया जाए 22.4 लीटर्स के बराबर होगा। हाफ मोल लिया जाए, क्योंकि हाफ मोल हाइड्रोजन बनेगी 1 फेरेडे इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पे, तो हाफ मोल लिया जाए तो हाफ इंटू 22.4 लीटर्स, दैट इज इक्वल टू 11.2 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन विल बी फॉर्म्ड और लिबरेटेड एट एनटीपी। सो 63rd का D 11.2 liters is the correct option. Next is 64th question. 10 raised to power minus 2 gram atom of Ag can be oxidized to Ag positive in the electrolysis of AgNO3 solution using silver electrode by. तो ग्राम एटम्स की बात हो रही है, ग्राम एटम्स की। अब 1 ग्राम एटम होता है 1 मोल के बराबर। तो देखिए एजी को अगर ऑक्सीडाइज करवाना है, एजी पॉजिटिव बनाना है, एजी का एजी पॉजिटिव बनाना है, तो कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन पास करवाने पड़े होंगे? 1 मोल एजी को 1 मोल एजी पॉजिटिव बनाने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन पास करवाने पड़े होंगे? 1 मोल। कितने फेरेडे इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी पड़ी होगी? 1 फेरेडे। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1 फेरेडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो 1 मोल की बात करें, 1 मोल क्या होता है? 1 ग्राम एटम ऑफ सिल्वर। 1 ग्राम एटम ऑफ सिल्वर को अगर आपने 1 ग्राम एटम ऑफ एजी पॉजिटिव बनाना है तो 1 फेरेडे इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड। एक रेफरेंस मिल गया आपको कि 1 ग्राम एटम के लिए वी रिक्वायर 1 फेरेडे, दैट इज 96,500 कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बात कितने की हो रही है? 10 रेज टू पावर माइनस 2 ग्राम एटम्स के लिए कितनी चाहिए होगी? 96,500 coulombs into 10 raised to power minus 2, and that will be 965 coulombs, 965 coulombs। तो इसमें आपने यही याद रखना है जो बेसिक कंसेप्ट में मैंने आपको बताया था मोल कंसेप्ट में, कि 1 ग्राम एटम किसी भी एटम का 1 मोल के बराबर होता है। अब देखिए ऑक्सीडेशन अगर करवानी है, एजी 1 मोल एजी जो है 1 मोल एजी पॉजिटिव में बन रहा है, अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करवाए जाएं, 1 mole of electrons means 1 Faraday electricity, और 1 Faraday means 96,500 coulombs। तो 1 ग्राम एटम के लिए we require 96,500 coulombs of electricity। 10 raised to minus 2 ग्राम एटम्स के लिए जितने की वो बात कर रहा है उसके लिए कितने चाहिए होंगे? 96,500 into 10 raised to minus 2, that is equal to 965 coulombs। So answer will be 64th का A, 965 coulombs is the correct option। Next is 65th question. The number of electrons involved in both reactions when a Faraday of electricity is passed through an electrolyte in the solution। अब देखिए कैथोड पे जो रिएक्शन होता है और एनोड पे जो रिएक्शन होता है उसको डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी, अलग साइड को कैथोड पे अलग इलेक्ट्रिसिटी या एनोड पे अलग इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करवानी पड़ती। इलेक्ट्रिसिटी पूरे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पास करवाई जाती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में पास करवाई जाती है। तो बोथ द रिएक्शंस में नहीं करना कि एक साइड वाले को अलग ले लेना है, दूसरे वाले को अलग ले लेना है, दोनों को एड अप कर देना है। तो number of electrons involved in both the reactions when a Faraday of electricity is passed through an electrolyte in solution। पहली बात 1 Faraday क्या होता है? 1 Faraday means कितने Faraday means 96,500 coulombs, या फिर that is equal to 1 mole of electrons, और 1 mole of electrons is equal to 6.023 into 10 raised to power 23। So answer will be A, 6 into 10 raised to power 23। 1 Faraday means 1 mole of electrons, and 1 mole of electrons means 6.023 into 10 raised to power 23 electrons। So 65th का A, 6 into 10 raised to power 23 is the correct option। Next is 66th question. How many Faradays are required to liberate 8 gram of H2?
तो 66 क्वेश्चन देखिए, H2 कैसे बनता है, पहले इक्वेशन वही लिखनी है इसमें भी, H पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू हाफ H2। अब देखिए बोल रहा है 8 ग्राम ऑफ H2 की बात हो रही है, यहाँ पे कितने ग्राम H2 बन रहा है, H2 का मास क्या होता है 2 ग्राम्स, हाफ हो गया इसका तो 1 ग्राम H2। 1 ग्राम H2 के लिए कितने फेरेडे इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी पड़ी, 1 फेरेडे। बात कितने की हो रही है, 8 ग्राम के लिए, 8 ग्राम के लिए कितने फेरेडे पास करवानी पड़ेगी, 8 फेरेडे। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले लिखिए इक्वेशन कि हाइड्रोजन कैसे बन रही है, कैसे डिस्चार्ज होगा, किसका डिस्चार्ज होगा, H पॉजिटिव विल गेट डिस्चार्ज, H पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिविंग, साथ में बन रहा है हाफ H2, बैलेंस लिखना है, हाफ H2, हाफ H2 मीन्स 1 ग्राम, कितने मोल इलेक्ट्रॉन पे पास करवाने पे हो रहा है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 1 फेरेडे, 1 फेरेडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने पे 1 ग्राम H2 बन रही है। 8 ग्राम H2 कहां से बनेगी, 8 फेरेडे से, तो दैट मीन्स 66 का ए 8 फेरेडे इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट कम टू 67th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स passing per second through a cross section of copper wire carrying 10 raised to power minus 8 ampere r। तो देखिए इस क्वेश्चन में निकालना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं पासिंग पर सेकेंड थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर वायर कैरिंग 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 एम्पियर। तो 66 क्वेश्चन, 67th क्वेश्चन, सॉरी 67th क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मान लीजिए क्यू है, तो n पे कितना हो जाएगा, n इंटू क्यू, एंड दिस विल बी इक्वल टू I इंटू टी, करंट इंटू टाइम। नाउ n हमें निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन पे होता है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम्स, एम्पियर्स दिए हैं आपको, करंट दिया हुआ है 10 रेज़ टू माइनस 8, टाइम गिवन है पर सेकेंड, एक सेकेंड की बात हो रही है वहां पे पर सेकेंड, दिस इज 1, n हैज टू बी कैलकुलेटेड, तो दिस विल बी इक्वल टू 10 रेज़ टू माइनस 8 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19, एंड दिस विल बी इक्वल टू 6.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 10। तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n मान लें, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 19, करंट बोला है इसने 10 रेज़ टू माइनस 8 एम्पियर्स, एंड टाइम इज पर सेकेंड, एक सेकेंड, तो I इंटू टी इज इक्वल टू n इंटू क्यू, n यहाँ से निकाला एंड इट केम आउट टू बी 6.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 10, दैट इज B 6.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 10 इज द करेक्ट ऑप्शन। Next is 68th question, resistivity of a material is equal to resistance when, so 68th question, ये इक्वेशन है, ये फॉर्मूला है जो याद होना चाहिए आपको, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, रो इज रेजिस्टिविटी, एल अपॉन ए इज सेल कांस्टेंट, तो आर विल बी इक्वल टू रो, रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस, कब हो सकता है पॉसिबल ये, व्हेन एल अपॉन ए इज इक्वल टू 1, और एल अपॉन ए क्या है, सेल कांस्टेंट, तो सेल कांस्टेंट शुड बी इक्वल टू 1, तभी ये पॉसिबल होगा। सो 68th का ए सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इनवर्स, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। Next is 69th question, a certain quantity of electricity is passed through the aqueous solution of AgNO3 and CuSO4 connected in series. The amount of Ag, atomic weight given 108, deposited at the cathode is 1.08 grams. The amount of copper, उसका atomic weight given है 63.5, deposited at the cathode is, तो इसमें लगेगा
69th क्वेश्चन में लगेगा फेराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फेराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहता है कि अगर दो सॉल्यूशंस अगर सीरीज में कनेक्टेड है और सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उनमें से पास करवाई जाए तो जो वेट्स ऑफ द सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड है उनका जो रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल टू उनके जो इक्विवेलेंट वेट्स का रेशियो है। तो ये बात करें, एक साइड एजी डिपॉजिट हो रहा है, एक साइड कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, तो वेट ऑफ एजी डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कॉपर will be equal to equivalent weight of Ag divided by equivalent weight of copper. This is the formula based on Faraday's second law of electrolysis. Weight of Ag कितना given है आपको? amount of Ag दे रखा है 1.08. WCU has to be calculated. Equivalent weight of Ag क्या होगा? एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। AgNO3 में Ag की वैलेंसी क्या होगी 1। सो एटॉमिक वेट कितना है इसका 108 डिवाइडेड बाय वैलेंसी इज 1 और नीचे क्या आएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, कॉपर का एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। CuSO4 में कॉपर की वैलेंसी क्या है 2, एटॉमिक वेट कितना है इसका 63.5 डिवाइडेड बाय 2। इस इक्वेशन से WCU हैज टू बी कैलकुलेटेड। WCU will be equal to 1.08 into 63.5 divided by 108 into 2। 63 ऊपर चला गया, 63.5 108 into 2 नीचे आ गया, WCU ऊपर चला गया। तो this we have to calculate, if we calculate this will be equal to 0.3177 grams। तो this is D option 0.3177 grams। तो 69th को एक बार फिर से देखिए कि इसने बोला है सर्टेन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, एक्वा सॉल्यूशंस हैं सिल्वर नाइट्रेट की और कॉपर सल्फेट की जो कि सीरीज में कनेक्टेड हैं, उसमें द अमाउंट ऑफ Ag बोलता है डिपॉजिट जो हो रहा है कैथोड पे दैट इज इक्वल टू 1.08 और अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड विल बी। सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस यूज किया, वेट ऑफ Ag डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कॉपर is equal to equivalent weight of Ag divided by equivalent weight of copper। WAg given है 1.08, ये निकालना है। equivalent weight of Ag is atomic weight divided by valency, atomic weight is 108 divided by 1 और equivalent weight of copper is atomic weight is 63.5 divided by 2 और यहाँ से we calculated WCU and that is equal to 0.3177 grams, that is 69th का D is the correct option। 70th question जो है, when electric current is passed through a cell having an electrolyte, the positive ions move towards the cathode and negative ions move towards the anode। जो normal electrolysis है कि जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो पॉजिटिव आयंस जो हैं वो कैथोड की तरफ जाते हैं और नेगेटिव आयंस जो है एनोड की साइड जाते हैं। इफ द कैथोड इज पुल्ड आउट ऑफ द सोल्यूशन, अगर कैथोड को निकाल दिया जाए कहते हैं सोल्यूशन से तब क्या होना चाहिए, अगर कैथोड को निकाल दिया तो सर्किट तो इनकम्प्लीट हो गया, सर्किट इनकम्प्लीट हो गया तो अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी, दैट मीन्स आयंस की मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी और आयंस रैंडमली मूव करते रहेंगे सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन 70th का डी। द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयंस विल स्टार्ट मूविंग रैंडमली, किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की तरफ नहीं जाने। अब ये नहीं कहना कि अब कैथोड को निकालना है एनोड की साइड तो जाते रहेंगे जिन्होंने जाना है, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है वो इनकम्प्लीट हो गया। अब जैसे नॉर्मली इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रहती है कि उसमें आयंस जैसे मर्जी रैंडमली मूव करते रहते हैं, वैसे ही वो मूव करते रहेंगे बिकॉज अब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है उस सॉल्यूशन में से। सो 70th का डी, the positive and negative ions will start moving randomly, this is the correct option। तो 70th का D। Next question is 71st question, the oxidation state of N in hydrazoic acid is। तब इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको हाइड्रोजोइक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हाइड्रोजोइक एसिड होता क्या है। तो दिस इज 71st क्वेश्चन, हाइड्रोजोइक एसिड इज N3H। अब इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है, लेट इट बी X, नाइट्रोजन का जिसके निकालनी है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मान लीजिए X है, हाइड्रोजन इज +1,
सो 3 नाइट्रोजन्स हैं तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -1/3. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी ऑप्शन -1/3. तो इसमें सबसे पहले आपको हाइड्रोजोइक एसिड पता होना चाहिए होता क्या है, दैट इज N3H. नाइट्रोजन को x मान लिया, हाइड्रोजन इज +1, सो 3x + 1 इज इक्वल टू 0 बिकॉज एज अ होल इट इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल. सो 3x + 1 x की वैल्यू आ जाएगी -1/3. नेक्स्ट इज 72nd क्वेश्चन. When the same quantity of electricity is passed through the solution of different electrolytes in series, the amount of product obtained are proportional to their chemical equivalents. So ये है second law जो है Faraday's second law of electrolysis. तो जो amount of substances होंगे deposited at the respective electrodes, उनका जो ratio होगा that will be equal to the ratio of their equivalent masses, or it will be B option. 72nd का B chemical equivalents will be the correct option. Next is 73rd question और ये है कि 48,250 coulombs of electricity was required to deposit all the copper present in 0.5 liter of CuSO4 solution using inert electrodes. The molarity of the solution was assume volume constant. तो इसमें फर्स्ट लॉ लगाएंगे आप, फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. 73rd क्वेश्चन देखिए. तो आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज W इज इक्वल टू ZIT और W इज इक्वल टू E/F I इंटू टी. ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल लीजिए आप. ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होंगे? W/E. दीज आर number of gram equivalents. W/E are number of gram equivalents. So this will be I into T, that is charge upon Faraday's constant. तो I into T गिवन है यहाँ पे. करंट और टाइम अलग अलग नहीं दिया हुआ, इसने कूलम्स जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है कूलम्स में दे रखी है. I into T दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 48,250 divided by Faraday's constant, that is 96,500. This will be 1/2. तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अगर निकल गए तो नॉर्मेलिटी कैसे निकलेगी? आपको पता है नॉर्मेलिटी जो होती है दैट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स. सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है W 1/2. नीचे चाहिए हमें वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स और वो गिवन है 0.5 लीटर्स. सो दिस विल बी इक्वल टू, नॉर्मेलिटी जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू 1. लेकिन इसने पूछा है कि मोलैरिटी कितनी थी. मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन वाज, ये तो निकला कि नॉर्मेलिटी कितनी थी. नॉर्मेलिटी वाज 1 नॉर्मल सॉल्यूशन रही होगी, लेकिन मोलैरिटी कितनी रही होगी वो कैसे निकलेगा? आपको पता है कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी. वैलेंसी क्या होगी? कॉपर सल्फेट की बात हो रही है. कॉपर सल्फेट में वैलेंसी क्या होगी? इट विल बी 2. सो normality, that is 1 is equal to molarity into 2. So molarity therefore will be 1/2. So molarity was 0.5 or 1/2. So 73rd question जो है एक बार फिर से देखिए. 48,250 coulombs of electricity was required to deposit all the copper present in 0.5 liters of CuSO4 solution using inert electrodes. The molarity of the solution was, so assume volume constant. तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी? 48,250 coulombs of electricity was required. तो I into T is given 48,250 और कॉपर जो सॉल्यूशन है उसकी वॉल्यूम इज ऑल्सो गिवन 0.5 लीटर्स. इनर्ट इलेक्ट्रोड्स यूज हुए हैं और मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन वाज दिस इज आस्क्ड. तो आपने यूज करना है फर्स्ट लॉ जो है फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. W इज इक्वल टू ZIT, W इज इक्वल टू E/F इंटू I इंटू टी. W/E ले लीजिए आप. W/E क्या होता है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट. वेट क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स. दैट विल बी इक्वल टू I इंटू टी अपॉन F.
I into T is 48,250 divided by Faraday's constant, that is 96,500, and this is equal to 1 by 2. Number of gram equivalents आपने calculate कर लिए, they are 1 by 2. Now normality will be equal to number of gram equivalents upon the volume of the solution in liters. So gram equivalents are 1 by 2 upon volume of the solution is 0.5 liters. This is equal to 1. So नॉर्मेलिटी आ गई 1, लेकिन मोलैरिटी के बारे में बात हो रही है. नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन आपको पता है कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, वैलेंसी विल बी इक्वल टू 2. सो 1 नॉर्मेलिटी है, मोलैरिटी इनटू 2, मोलैरिटी विल बी इक्वल टू 1 by 2 और 0.50 मोलर. सो 73rd का D 0.50 मोलर इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज 74th क्वेश्चन. How many Faradays are needed to reduce a mole of MnO4 negative to Mn2 positive? कि how many Faradays are needed? तो सबसे पहले आप रिएक्शन लिखिए, कैसी कन्वर्जन हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज हो रहा है वो निकालिए पहले. This is MnO4 नेगेटिव टू Mn2 पॉजिटिव, इसकी बात हो रही है. Mn2 पॉजिटिव. तो यहां पे Mn का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है वो निकाल लीजिए आप. लेट इट बी X. तो अगर X होगा, ये एक ऑक्सीजन पे कितना होता है -2, तो 4 - 2 विल बी -8. दिस इज इक्वल टू -1 बिकॉज एज अ होल चार्ज कितना है -1. तो आप इक्वल टू -1 लोगे, X विल बी इक्वल टू -1 + 8 और इक्वल टू +7. तो क्या चेंज हुई है? वैसे चेंज हुई है Mn +7 से Mn +2. तो कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे? 5 moles of electrons. So it will be 5 moles of electron. Mn +7 plus 5 moles of electron will give you 1 mole of Mn2 positive. So how many Faradays? 5 moles of electrons means 5 Faradays. So 5 Faraday will be the answer. 74th का B is the correct option, 5. इस क्वेश्चन में जस्ट पहले जो कन्वर्जन है जो उसने बोला है वो लिखिए आप. यहाँ मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए. लेट इट बी X. एक ऑक्सीजन पे -2 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 4 की कितनी हो जाएगी? -8. X -8 इज इक्वल टू -1 एज अ होल चार्ज इज -1. सो X विल बी -1 + 8 और +7. तो Mn +7 से Mn +2 पे गया. कैसे गया होगा? अगर 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए होंगे, और 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 5 Faraday electricity is required for the particular given change. So 74th का B 5 will be the correct option. Next is 75th question. 3 Faraday of electricity are passed through molten Al2O3, aqueous solution of CuSO4 and molten NaCl taken in 3 different electrolytic cells. The amount of aluminium, copper and Na deposited at the cathodes will be in the ratio of. तो पहले तो आप देखिए एल्यूमिनियम कैसे डिपॉजिट होगा, कॉपर कैसे डिपॉजिट होगा, सोडियम कैसे डिपॉजिट होगा, डेपोजिशन होनी कैसे है उनकी. 75th क्वेश्चन. तो पहले बात करें हम एल्यूमिनियम की. Al2O3 में एल्यूमिनियम का स्टेट है Al +3. +3 moles of electron will give you 1 mole of aluminium. सेकेंड बात करते हैं कॉपर सल्फेट में कॉपर की. +2 moles of electrons will give you Cu, 1 mole of copper. थर्ड बात करें NaCl की, तो Na positive +1 electron will give you Na. अब इसने कहा है इसमें 3 Faraday of electricity पास करवाई है. अगर 3 Faraday या 3 moles of electrons, 3 Faraday या 3 moles of electron एक ही बात होती है. तो 3 moles of electron पास करवाएं तो कितना मोल एल्यूमिनियम का बनेगा? 1 मोल. इसका तो 1 मोल बनेगा. इस पे आइए आप, 2 moles of electrons पास करवाने पे कितना मोल कॉपर बन रहा है? 1 मोल ऑफ कॉपर.
2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास करवाने पे 1 मोल ऑफ कॉपर बन रहा है। तो बात कितने की हो रही है, 3 मोल्स की। 3 पे कितना बनेगा, 1/2 इंटू 3, दैट इज 3/2। अब आप इस पे आइए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करवाने पे 1 मोल सोडियम बन रहा है। अगर 3 मोल्स पास करवाएंगे तो कितने बन जाएंगे, 3 मोल्स बन जाएंगे, 3 मोल्स ऑफ सोडियम। तो क्या रेशियो होना चाहिए, 1:3/2:3। तो दिस इज 1:1.5:3। So this will be the correct option, 1:1.5:3। एक बार फिर से देखिए 75th क्वेश्चन। 3 Faraday of electricity are passed through molten Al2O3, aqueous solution of CuSO4 and molten NaCl taken in 3 different electrolytic cells. The amount of aluminium, copper and Na deposited at the cathodes will be in the ratio of। ऐसे ऐसे डेपोजिशन होनी। सबसे पहली बात तो Al3 पॉजिटिव प्लस 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल गिव यू 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। Copper 2 positive plus 2 moles of electrons will give you 1 mole of copper. Na positive plus 1 mole of electrons will give you 1 mole of sodium. 3 Faraday इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, दैट मीन्स 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास करवा रहे हैं आप सॉल्यूशन में से। तो 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें पास हो जाएं तो कितने मोल एल्यूमिनियम बनेंगे, 1 मोल। इसमें देखिए यूनिटरी मेथड से करेंगे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन अगर पास करवा रहे हैं या 2 Faraday इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं तो 1 मोल कॉपर बन रहा है। लेकिन बात हो रही है 3 Faradays की या 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो 3 पे कितना बनेगा, 1/2 इंटू 3, दैट इज 3/2, दैट इज 1.5। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करवाने में इसमें 1 मोल सोडियम बन रहा है। 3 मोल्स पे कितने बन जाएंगे, 3 मोल्स ऑफ सोडियम। तो रेशियो क्या होगा, 1:3/2:3, दैट इज 1:1.5:3। सो 75th का C, 1 mole is to 1.5 mole is to 3 moles, that will be the correct option. Next is 76th question. Total charge on 1 mole of a monovalent metal ion is equal to 1 mole of a monovalent ion. अब एक मोनोवेलेंट मेटल आयन की बात करें तब कितना चार्ज होना चाहिए, एक सिंगल की बात कर रहा हूं मैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। और 1 मोल में कितना होगा, 1 मोल मीन्स इंटू 6.023 इंटू 10⁻23।